तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके मैथ्स में स्वागत है। आज हम कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण साम्राज्य जो है चीन, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन क्षेत्रों में कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कुषाण साम्राज्य से पहले हमने इंडो ग्रीक साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, फिर शकों के बारे में पढ़ाया था, शकों के बारे में, फिर पल्लवों के बारे में पढ़ाया था। और अब जो है उसके बाद कुषाण साम्राज्य आता है। पल्लव के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसे यूची एवं तोखड़ी में बट गए थे। ये कबीले के रूप में आए थे भारत में और यूची एवं तोखड़ी में बट गए थे। यूची कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में से एक कुषाण था। कुजुल कन्फ्यूशियस कुषाण वंश का संस्थापक था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा कुजुल कन्फ्यूशियस। बीपीएससी में ये पूछा था हाल ही में। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को माना जाता है, लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजुल कन्फ्यूशियस को माना जाता है। कनिष्क की राजधानी 2 थी। एक तो थी पुरुषपुर जो यहाँ पे है, दूसरा था मथुरा जो यूपी में है। ये दोनों कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क के शासक बनते ही, गद्दी पर बैठते ही 78 ईसा में एक संवत चलाया था। ईसापुर में 78 ईसापुर में एक संवत चलाया था जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। और भारत सरकार ने इसका प्रयोग भी किया जाता है शक संवत का। एक था विक्रम संवत और दूसरा था शक संवत। विक्रम संवत 58 ईसापुर में चलाया गया था, ठीक है, लेकिन इसको भारत सरकार ने नहीं लिया। कनिष्क के द्वारा जो चलाया गया था 78 ईसापुर में शक संवत, उसको भारत सरकार ने लिया। बौद्ध धर्म की चौथी संगति भी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जिसे वर्तमान में कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे है कुंडलवन, यहीं पे हुआ था। वर्तमान में आधुनिक समय में इसे कश्मीर कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता जो था वह वसुमित्र ने किया था और इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कई पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में, एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, राजस्थान पीसीएस में, एमपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। भारत सरकार जो है कौन सा संवत लिया है, तो कनिष्क के द्वारा जो 78 ईसापुर में चलाया गया था शक संवत, उसको भारत सरकार ने लिया है। कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था, उस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। महायान जो थे उनका आदर्श बोधिसत्व था, वहीं हीनयान का आदर्श जो था अरहत पद था। हीनयान जो लोग थे वे पुरानी पद्धति को ही मानते थे जो बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो महायानी लोग थे वह उसमें चेंज करना चाहते थे। बौद्ध धर्म में कुछ उन्होंने चेंज किया, समय के साथ उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के समय भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था, जो गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा से उत्तम माना गया है। कारण था कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था उसमें कांसा चांदी को भी मिलाया गया था, जो सिक्का बनाया गया था स्वर्ण मुद्रा। लेकिन कनिष्क के काल में यानी कुषाण काल में जो स्वर्ण मुद्रा था वह एकदम ओरिजिनल स्वर्ण ही था, उसमें ज़्यादा मिलावट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कनिष्क के शासन काल में यानी कुषाण
साम्राज्य के द्वारा जो भी सिक्का स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया वह गुप्त काल की अपेक्षा उत्तम था। हमेशा ही प्रश्न यह पूछ लेता है, कभी कभी यह भी पूछता है कनिष्क किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था, हीनयान का नहीं था। वह कनिष्क का राज्यवैद चरक था। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, चरक किसके शासनकाल में रहता था, चरक किस राजा के यहाँ रहता था, हमेशा पूछता है। कई पीसीएस में बराबर पूछा है, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कई बार ये पूछा है। याद रखिएगा, कनिष्क का राजवैद चरक था, यानी चरक जो था कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक ने चरक संहिता लिखी। पूछता है कि चरक ने कौन सा बुक लिखा था, कौन सा पुस्तक लिखा था, तो इसने चरक संहिता को लिखा था। वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था, उसने भी एक रचना किया था, महाविभास सूत्र। ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था, उसने भी एक बुक का रचना किया था, बुद्ध चरित्र। यह कई बार पूछता है कि अश्वघोष ने किस पुस्तक को लिखा था, तो बुद्ध चरित्र को। वसुमित्र ने किस पुस्तक को लिखा था, महाविभास सूत्र। चरक ने किस पुस्तक को लिखा था, तो चरक संहिता। इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में यह पूछा गया है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को रचना की थी, कई एग्जाम में यह पूछा गया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसको आगे चल के आइंस्टीन ने दिया था। हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे, उससे अमेरिका चाहे ब्रिटेन अपने यहाँ ले जाकर कई आविष्कार किया, लेकिन हम भारत में आज वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगर उन ग्रंथों को खोला जाए तो बहुत सारी चीज़ों का उपाय हमें मिल जाएगा। कई अस्त्र बनाने के बारे में उसमें जानकारी है। हो सके कि कोरोना के बारे में भी उसमें जानकारी हो, इस वायरस के बारे में। इसलिए हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे गए हैं, उसको प्राचीन समय में उसको जरूर देखना चाहिए भारत सरकार को। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्षक और चरक रहा करते थे। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहा करते थे, तो ये सभी कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। ईस्वी सन भी कभी कभी पूछ देता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। हमेशा याद रखिए, वासुदेव जो था कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कभी कभी अंतिम शासक के बारे में पूछ दिया जाता है। कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे, ये उपाधि उन्होंने लिया था। और यह उपाधि कहाँ से लिया था, तो उन्होंने चीनियों से यह उपाधि देवपुत्र का लिया था। प्रश्न पूछता है कई बार, तो पीसीएस में खासकर यूपी और बीपीएससी में तो पूछा है कि कुषाण राजा कौन सी उपाधि लेते थे, तो देवपुत्र का। और यह कहाँ से उन्होंने लिया था उपाधि, तो चीनियों से उन्होंने यह उपाधि लिया था। और आगे चलिएगा तो जब मुग़ल काल आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो अकबर है वह भी इस तरह का उपाधि लेता है। उधर जो है औरंगजेब भी इस तरह की उपाधि अपने आप को लेता है। इधर आइएगा दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी तरह का उपाधि लेता है। उसको हम आगे पढ़ाएंगे वो कौन कौन सी उपाधि लेता है। मूल मकसद था कि प्रजा के सामने अपने आप को ईश्वर का रूप बताना, ताकि प्रजा जो है उनकी जो भी बात है उसको माने। जैसे परिवार में कोई माता पिता होता है तो वह क्या करता है, अपने बच्चों को जो कहता है बच्चे उसको मानते हैं। उसी तरह राजा जो होता है उसके सामने ये सारे प्रजा उसके पुत्र के समान है। आपने अशोक ने देखा कि अशोक ने भी इस तरह की उपाधि लिया था। यहाँ पे कुषाण ने भी इसी तरह की उपाधि को ग्रहण किया। कुषाणों के समय गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास हुआ था, और कनिष्क के समय खासकर इसका विकास हुआ था, मथुरा शैली का और गांधार शैली का। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध ये कुषाण थे। वर्तमान समय में इसी रेशम मार्ग के लिए भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध होने वाला था। क्योंकि रेशम मार्ग जो है इधर से होकर गुजरता है, जो चीन बना रहा है, ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। और ये भारत के ये जम्मू कश्मीर का जो पीओके का क्षेत्र यहाँ से होकर गुजरता है। यही आपत्ति भारत सरकार को है। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। वर्तमान समय में तो मार्ग पर सुरक्षा का प्रबंध देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय के जो शासक थे यह समझते थे कि व्यापार का क्या महत्व था, खासकर कुषाण समझते थे। इसलिए उन्होंने मार्गों पर भी सुरक्षा का प्रबंध किया था। वर्तमान समय में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच इसी मार्ग को लेकर
सिल्क मार्क को लेकर टकराव हो रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। कुषाणों के समय ही इस रेशम मार्क का विकास तेज़ी से हुआ था और इसका महत्व था यहाँ से इनको व्यापारियों से अधिक कर की प्राप्ति हो, ताकि राज्य जो है सुदृढ़ रखा जा सके। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। रेशम बनाने के सबसे पहले तकनीकी का आविष्कार चीन में हुआ था। दोस्तों, ये कुषाण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो गुप्त साम्राज्य से संबंधित होगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।